सभी को नमस्कार। आवाज आ रही? ठीक। 3 सिद्धांत पढ़ लिए हमने अम्ल और क्षार के। पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा? आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत हमने पढ़ लिया है और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो H+ आयन, और क्षार कौन से होते हैं? जो OH- आयन ग्रहण करते हैं। ठीक है, हैं? त्यागते हैं। OH- आयन क्या करते हैं? त्यागते हैं। ठीक है, ग्रहण नहीं करते। हाँ, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल नहीं है। कौन सा? B3OH3 बोरिक एसिड अम्ल है, लेकिन किसके अनुसार नहीं है? आर्हेनियस के अनुसार नहीं है। क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद में दूसरा सिद्धांत पढ़ा है, कौन सा? ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार संकल्पना। बताओ इसके अनुसार प्रोटॉन त्यागने वाले क्या कहलाते हैं, और प्रोटॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार बनाते हैं। ठीक है। NH3 का कोई संयुग्मी क्षार बन सकता है क्या? NH3 का संयुग्मी क्षार बन सकता है क्या? क्या बनेगा? NH2-। क्या NH3 का संयुग्मी अम्ल बन सकता है? क्या बन सकता है? NH4+। शाबाश, ठीक है। और बताओ इनके अनुसार, किनके अनुसार? ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्षार कौन से होते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अरे प्रोटॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, और प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इस सिद्धांत की कोई कमियां हैं? ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत की कोई कमियां हैं? क्या कमी है? क्या कमी है? नहीं लिखाई? नहीं लिखाई ना? आर्हेनियस सिद्धांत की कमियां लिखी थी। क्या लिखी थी? पहली कमी, यानी ये अम्ल और क्षार की व्याख्या केवल जलीय विलयन में ही करेगा, जलीय विलयन से बाहर नहीं करेगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा PCl5 SF6 IF7 IF5, ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, लेकिन इनके अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं करता। ठीक है। फिर पढ़ा तीसरा क्या? अरे तीसरी कमी क्या पढ़ी? NH3 मतलब एमीन। NH3 के ऊपर एक लोन पेयर एमीन, और एक पड़ा इथर, और एक पड़ा, अरे अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर मतलब एमीन, और एक पड़ा क्या? इथर। एक चीज और पड़ी थी क्या? अमोनिया एमीन दोनों, और एक इथर। तीनों चीज क्या है? क्षार है, लेकिन क्षार की व्याख्या नहीं करता। चलो ठीक है। तीसरा सिद्धांत पढ़ा था, कौन सा? लुईस में मैं पूछूं वही बताया। कल कौन कौन नहीं आया था? पहले ऊपर याद करो। 1 2 3 ये चैप्टर तो गया। अब कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लोगे। शाबाश। इससे पहले कितने चैप्टर देखे ऑनलाइन? नहीं देखे। ऑनलाइन वाला कीड़ा खतरनाक होता है। ठीक है। अपने सोचते हैं ना कि ऑनलाइन ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रेगुलरिटी नहीं रहती ना, तो कंटेंट इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि आपको क्लास लगाने का आलस आएगा, और वो चीज़ जितने पैसे आपने भरे हैं, मतलब आपने 5,000 रुपये लेकर किसी भी बैच का कोर्स आपने खरीदा है, तो 5,000 रुपये आपके लग गए, उसको भूल जाओ आप, अगर रेगुलरिटी नहीं है तो। क्लास में रेगुलरिटी नहीं है तो इतना जरूर हो सकता है कि पीछे पड़ा है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5 दिन बाद में जैसे नया टॉपिक शुरू होगा वो समझ आ जाएगा। और ऑफलाइन पढ़ने का माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है, आप टीचर से रूबरू होकर के पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ने का ज़्यादा कोई अच्छा प्रभाव रहता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन आपको फ्री में सुविधा दे रखी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चा यहाँ पर पढ़ करके एक बार घर जा करके क्लास देखता है ना, उसके लिए तो है दी बेस्ट। स्पीड थोड़ी क्या कर लो, ज़्यादा कर लो, और जल्दी जल्दी उस चीज़ को क्या कर लो, देख लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, वरना फिर कोई मतलब है नहीं। लुईस अम्ल और लुईस क्षार। प्रवेश, लुईस अम्ल कौन से होते हैं?
जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं, सबसे बड़ी बात है ग्रहण करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा किसके अंदर, पहला सिद्धांत पढ़ा था कौन सा, आर्यनियस सिद्धांत, H+ त्यागता है। और फिर पढ़ा हमने कौन सा सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, जिसके अंदर पढ़ा आपने प्रोटॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। दोनों चीजों में त्यागा जा रहा है, यहां पर क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और याद रखना है इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने वाला क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाएगा। ठीक है, अच्छा कौन से लुईस अम्ल होंगे, पहला पढ़ा था आपने इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिनके पास में जिनका अष्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। जैसे BH3, BF3, BF3, BH3, BCl3 भी हो सकता है, GaCl3 भी हो सकता है, और ठीक है वेरी गुड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 भी हो सकता है, लुईस अम्ल हो सकता है। दूसरा पढ़ा था आपने क्या, जिनका धनायन, जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज और पढ़ी थी आपने, NO2+, NO2 इसका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है, फिर भी क्या है ये, क्यों, क्योंकि इसका प्लस चार्ज हमें क्या कहता है कि इसका प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो डेंसिटी है, प्रवृत्ति है, वो क्या करता है, बढ़ाता है ना। और इसके पास में रिक्त क्या पाए जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षक पाए जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्म क्या किए जा सकते हैं, ग्रहण किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था, एक बात मैंने बोली थी, सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं, क्या बात सही है, नहीं होते। सभी लुईस अम्ल धनायन हो सकते हैं, ये बात सही है, हो सकते हैं ना। हाँ बताओ कौन कौन से लुईस धनायन, जो आपके धनायन यौगिक जो हैं वो लुईस अम्ल नहीं है, आपको लिखाया हुआ है। NH4 अमोनिया नहीं है, NH4+ का मतलब हो गया अमोनियम, अमोनियम आयन। ठीक है, धनायन है ना, इथर प्लस में H3O+, हाइड्रोनियम आयन, और Na+, क्यों नहीं है, बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। Na+ जो है ये लुईस अम्ल क्यों नहीं है जबकि धनायन है, हैं? देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। बताओ 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियोन के पास, और नियोन का अष्टक क्या है, पूरा होता है। क्या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। क्या Mg+2 लुईस अम्ल है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, नियोन का होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकता। क्लियर है बात, ठीक है ना। हाँ अब चलें आगे। अब अगला जो आपके पास में टॉपिक आता है ना, उसको जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से याद करोगे। ठीक है, यहां से जो भी प्रश्न आएगा ना, वो प्रश्न आएगा केवल सीधा लैंग्वेज में। जैसे आपको पहली लाइन दे दी, जल की सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाली स्थान होती है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, जल के गुण धर्म से जो भी प्रश्न बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा आपका लाइन से, और आपको ये लाइनें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात लिखी हमने कि जल की जो सांद्रता होती है, जल की सांद्रता ऐसे लिखते हैं अपन H2O, और इसकी जो सांद्रता होती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितनी होती है, 55.5 मोल पर लीटर होती है। ये सांद्रता ली जाती है मोल प्रति लीटर के अंदर, किसके अंदर, मोल प्रति लीटर के अंदर। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ये 55.5 देगा, लेकिन इसके आगे मोल प्रति लीटर नहीं देगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर नहीं देगा, इस इकाई को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना ये 55.5 जो होता है ना, ये किस में होता है, मोल प्रति लीटर के अंदर होता है, मोल प्रति लीटर के अंदर होता है। ठीक है, वो क्या देगा आपको, वो ये भी दे सकता है 5.55 दे सकता है, वो दे सकता है आपको 0.55 दे सकता है। ठीक है ना, तो इसको पहचानना है आपको। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 55.5
55.5 मोल प्रति लीटर होती है। क्लियर है? जल का घनत्व डी को कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी, घनत्व। एम का मतलब होता है मास, द्रव्यमान। वी का मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन। यानी घनत्व का फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर एम अपॉन वी। डी बराबर एम अपॉन वी होता है। एक आपके डेयरी वाला चैप्टर लगता है ना, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डेयरी वाला चैप्टर लगता है, वहां इस फॉर्मूले को पढ़ोगे आप, डी बराबर एम अपॉन वी। मिल्क के बारे में पढ़ोगे, ठीक है? मिल्क से क्या निकाल ली जाए? क्रीम निकाल ली जाए। मिल्क से क्रीम निकाल ली जाए तो बताओ उस मिल्क के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है कम होगा? अभी पढ़ी नहीं, आगे पढ़ोगे आप, पढ़ना ना, पढ़ना। देखो जल का जो घनत्व होता है डी बराबर वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना घनत्व होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डी का मान रखा हमने कितना? 1, और एम अपॉन क्या कर दिया? वी। देखो इधर ये है 1 बराबर एम अपॉन क्या है? वी है। इस v को 1 के गुणा में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू वी बराबर क्या लिख सकते हैं? m। और 1 को v से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? v, और v बराबर क्या होता है? m। यानी आयतन और द्रव्यमान दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। आयतन और द्रव्यमान दोनों क्या हो गए? किस घनत्व पर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर इतने घनत्व के ऊपर द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान होगा जल का वो बराबर होगा 1 लीटर के। बराबर होगा 1 लीटर के। समझ गए? नहीं समझे? डी घनत्व का फॉर्मूला होता है m अपॉन वी। m अपॉन, हमने कहा ये जो घनत्व है ना, ये घनत्व हमने माना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या माना है? क्यूब माना है। ठीक है? तो d का मान अगर अपन कितना रख दें? 1 रख दें तो 1 बराबर जो आएगा वो आएगा किसके? m अपॉन वी के। हमने v को तिरछा गुणा किया किसके साथ में? 1 के साथ में। किसके साथ में? अगर आप ये कहो कि सर इस 1 के नीचे 1 मान सकते हैं तो कि इस वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर भी ये कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब हमने ये कहा कि 1 को v के साथ में गुणा किया तो हमने कहा 1v, और 1 को m के साथ में गुणा किया तो कितना आया? 1m। 1, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पर जल का आयतन और जल का द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जल का आयतन और जल का द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? तो हम कहेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर इतने आयतन में अगर 1 लीटर आयतन लिया जाए जल का, तो 1 लीटर आयतन जो जल है वो द्रव्यमान में किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम के बराबर होगा। 1 किलोग्राम के बराबर होगा। समझ गए? यानी जल का 1 लीटर और 1 किलोग्राम दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। बताओ जल की सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 55.5 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका D बराबर m अपॉन वी। तो फिर अगर D को हम कितना माने? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माने तो 1 लीटर जो आयतन होगा वो बराबर होगा 1 किलोग्राम के। बराबर होगा 1 किलोग्राम के। बताओ तीनों बात समझ आई? चलूं आगे? अर्थात 1 किलोग्राम जो जल है वो बराबर होता है 1 लीटर जल के। देखो मोल, ठीक है? और मोल अपन पढ़ के आए हैं, भार बटा क्या होता है? अणुभार। भार बटा क्या होता है? अणुभार। मोल बराबर भार बटा क्या होता है? अणुभार। भार कौन सा? जो प्रश्न में दिया होगा, और अणुभार कौन सा?
जल का अणुभार निकाला जाएगा। H2O का अणुभार कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। जल का अणुभार होता है 18, ठीक है। और भार आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। अब देखो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? और अणुभार कितना है? 18 ग्राम। अणुभार कितना है? 18 ग्राम। तो मोल कितना हो जाएगा? भार कितना आ गया? 1000 ग्राम। और अणुभार कितना हो गया? 18 ग्राम। जब 1000 को 18 से क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा। भाग देके देखो कितना आ रहा है उत्तर? 55.5। कितना आएगा? 55.5। समझ में आ गई बात? यानी 1 किलोग्राम जो था वो 1 लीटर के बराबर था। 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर था। इसलिए हमने कहा कि जल की जो सांद्रता होती है वो 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। मोल प्रति लीटर होती है। समझ गए? समझ गए? मैंने समझाया है, ठीक है, वरना मैं सीधे ही बता देता 55.5 ही होती है। लेकिन 55.5 क्यों आया वो आपने देखा है। 1 किलोग्राम या 1 लीटर में H2O के मोल कितने होते हैं? 1000/18। कितने आ गए? 55.5 मोल। जल में H+ की सांद्रता व OH- की सांद्रता कितनी होती है भी? बराबर होती है किस तापमान पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ये एग्जाम में आपके प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ये सांद्रता कितनी होती है? प्रश्न पूछा जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स। जहां पर हम ये लिख रहे थे ना मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोल लीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। क्योंकि ये भाग वाली जो ऊपर जाएगी चीज वो किस में बदलेगी? माइनस में बदलेगी। क्लियर है बात? तो याद रखना है जल में H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता दोनों होती है बराबर। और कितनी होती है? 10⁻⁻7। तापमान कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। वो वाकायदा आपको लिख कर देगा कोष्टक में कि आप बताओ जल में H+ की सांद्रता कितनी होगी यदि तापमान कितना किया जाए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाए, ठीक है। तो बताओगे कितना? 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में जल के अणुओं की संख्या आप ये पढ़ के आए हो मोल वाले चैप्टर के अंदर। बताओ ये Na क्या है? आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर। यानी सांद्रता को हमने गुणा कर दिया किससे? आवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दिया। इसलिए हमारे पास में 1 लीटर जल में जो जल के अणुओं की संख्या आई वो कितनी आई? 55.5 इंटू Na अणु, ठीक है। अब 1 लीटर की जगह अगर आपको 1 किलोग्राम दे तो भी यही होगा, तो भी ये सेम चीज होगी। क्लियर है बात? क्यों हम पढ़े हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम जल होता है, ठीक है। एक लीटर जल में परमाणुओं की संख्या, पहले आप इस चीज को देखो, ये 3 क्यों आया है? ये 3 क्यों आया है? अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कोई बताएगा मुझे ये 3 क्यों आया है? 2 हाइड्रोजन 1, शाबाश, 3 परमाणु हो गए ना। H2O के अंदर कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। कौन कौन से? हाइड्रोजन कितने? 2 और 1 ऑक्सीजन। इतने तो क्या है? इतने तो है अणु। इतने तो क्या है? और उस अणु में परमाणु कितने हैं? तो 3 परमाणु हैं। ये तो क्या था? 1 लीटर जल के अंदर H2O के अणु आ गए। कितने? सांद्रता को किससे गुणा कर दिया? आवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दिया, तो ये अणु आगे आगे नहीं आगे। लेकिन उस अणु में परमाणु कितने हैं? तो परमाणु 3 है ना। कितने? एक तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर 3 को 55.5 इंटू Na से गुणा किया जाएगा तो हमारे पास में ये आ जाएंगे क्या? परमाणु। क्या आ जाएंगे? परमाणु। या फिर इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 165.5 Na परमाणु। 165.5 Na परमाणु, ठीक है। समझ गए? पहली चीज हमने पढ़ी है, बताओ क्या? जल की सांद्रता।
कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितनी सांद्रता होती है? 55.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि 1 किलोग्राम जो जल होता है वो बराबर होता है किसके? 1 लीटर जल के, 1 लीटर जल के। क्लियर है बात? ठीक। 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 5 तिया 15 166। ठीक है। 5 तिया 15 का 5 1, 5 तिया 15 और 1 166 पॉइंट। ठीक है भाई रामकिशन, बहुत बहुत धन्यवाद। कर लेना भी 166.5 कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, जल के जो गुणधर्म है ना, इसमें एज इट इज आपको क्या मिलेंगे? प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। मेन एग्जाम जो आपका होगा ना, उसमें डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा, इसमें से कोई घुमा फिरा करके प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके गुणधर्म जो होते हैं उनको घुमा फिरा करके पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है। ये हो गया सबको क्लियर? ठीक है। 1 लीटर जल में H+ आयनों की संख्या, अभी आपने पढ़ा कि pH और H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता दोनों बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 10⁻⁷ के क्या होती है? बराबर होती है। अब की बार मुझे हमसे क्या पूछा है? H+ आयनों की सांद्रता नहीं पूछी, क्या पूछी है? संख्या। क्या पूछी है? संख्या। तो सांद्रता को आवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दें तो संख्या आ जाएगी। अरे अणुओं की संख्या निकाली है, परमाणुओं की संख्या निकाली है, उसी प्रकार किसकी संख्या निकाली है हमने? आयनों की संख्या निकाली है ना। तो आयनों की संख्या निकालोगे तो आयन एक प्रकार से क्या है? कण है। अणु भी एक प्रकार से क्या है? कण है। और परमाणु भी एक प्रकार से क्या है? कण है। तो आवोगाद्रो नंबर से गुणा करना पड़ेगा ना। तो आवोगाद्रो नंबर से गुणा करोगे सांद्रता को, तो याद रखना आपके पास में H+ आयन की क्या आ जाएगी। अब हमें पता है कि H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता दोनों क्या होती है? तो जितनी H+ आयन की क्या ये संख्या आई है, उतनी संख्या किसकी आएगी? OH- आयन की क्या आएगी? संख्या आएगी। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे। देखो, पहली बात ये याद रखना कि अगर इस सांद्रता को गुणा कर दिया जाए किससे? आवोगाद्रो नंबर से, आवोगाद्रो नंबर से, तो हमारे पास में क्या चीज आती है? संख्या आती है। आयनों की संख्या आ जाएगी, कणों की संख्या आ जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। परमाणुओं की संख्या तब आएगी जब उस सूत्र के अंदर परमाणुओं की संख्या को इससे क्या कर दोगे आप? गुणा कर दोगे। जैसे अभी हमने कहा कि H2O के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इसको आप 3 से गुणा कर दो, परमाणुओं की क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। कितने अणु हैं? तो अणु आप सबको पता है H2O की सांद्रता कितनी होती है? 55.5। कितने तापमान पर? 55.5 ये सांद्रता होती है। और इसको गुणा कर दें अपन किससे? Na से, तो हमारे पास में जल के अणु आ जाएंगे। जल के क्या आ जाएंगे? अणु आ जाएंगे। क्लियर है? और इसी को गुणा कर दिया जाए 3 × 55.5 × Na, तो हमारे पास में जल में उपस्थित क्या आ जाएंगे? परमाणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? परमाणु आ जाएंगे। समझ आ रहा है? आ रहा है क्या? चलो ठीक है। अब हमें पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर H+ की सांद्रता बराबर होती है किसके? OH- आयन की सांद्रता के, OH- आयन की सांद्रता के। और ये कितनी होती है? 10⁻⁷ के बराबर होती है। 10⁻⁷ के बराबर होती है ना। चलो, अब हमसे ये पूछा है कि आप ये बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल में H+ आयन की संख्या कितनी होगी? जल में H+ आयन की संख्या कितनी होगी? तो H+ आयन की अगर संख्या निकालेंगे, H+ की संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालेंगे तो ऊपर हमने क्या किया है? इधर देखो, सांद्रता को गुणा किया किससे? आवोगाद्रो। तो जल में H+ आयन की सांद्रता होती कितनी है? 10⁻⁸।
अगर H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -7 होती है और इसको गुणा कर दिया जाए Na के साथ में, तो क्या हमारे पास में H प्लस की संख्या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। इसी प्रकार अगर हमारे पास में OH माइनस आयन की क्या पूछी जाए, संख्या पूछी जाए, तो हम कह सकते हैं कि H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता दोनों बराबर होती है। बराबर होती है तो सर जी हम कहेंगे कि 10 की पावर -7 इंटू Na। क्लियर है? डाउट है इसमें? नहीं है? चलें आगे। चलो फिर देखो, दो अनुपात दिए गए हैं आपसे, ठीक है। एक है किसमें, जल में H प्लस आयनों की संख्या का अनुपात, और एक है H2 अणुओं में संख्या का अनुपात, ठीक है। जल में H प्लस आयनों की संख्या अभी निकालिए कितनी होती है, 10 की पावर -7 इंटू Na, इतना निकाला अभी, ठीक है। H2O में अणुओं की संख्या का अनुपात, H2O में अणु कितने होते हैं, सांद्रता को किससे गुणा किया था, Na से। क्लियर है? Na से Na क्या हो गया, कट गया। 10 की पावर -7 अपॉन 55.5, 55.5। इसको रट्टाफिकेशन करके याद करो, कितना उत्तर आएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -9, 1.8 इंटू 10 की पावर -9। अब देखो इधर, अभी हमने पढ़ा H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि OH माइनस आयन की सांद्रता का अनुपात और H2O अणु की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ये सेम रहेगा। क्यों, वहां पर भी तो 10 की पावर -7 Na आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, कितना अनुपात आएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। देखो सॉल्यूशन भी दिया है, 10 की पावर -7 बटा 55.5 को हल इस प्रकार से किया है, हल इस प्रकार से किया है। 55.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.55 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1। ये 55.5 था, 10 से गुणा करोगे तो उतना उत्तर आएगा, करके देखो गुणा, आएगा ना, आ जाएगा ना। हाँ, तो 5.55 इंटू 10 की पावर 1 लिखा है, किसको, 55.5 को, ठीक है। 10 की पावर -7 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर 1, और इस 10 की पावर 1 को ऊपर ले गए तो ये बदल गया किसमें, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -1 क्या बन गया, 10 की पावर -8 बन गया। आधार समान है, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो पावर जुड़ करके कितना हो गया, 10 की पावर -8 हो गया, 10 की पावर -8 हो गया है। 10 की पावर -8 अपॉन 5.5 अपॉन 5.5, तो हमने 10 की पावर 8 को अलग लिखा है, इस चीज को देखो इधर, 10 की पावर -8 ये अलग लिखा हमने, और गुणा में हमने क्या कर दिया, 1 इंटू 5.55 कर दिया। बताओ, इसको ऐसे लिखा तो किसी को कोई दिक्कत हुई है क्या, प्रॉब्लम हुई है कि सर ऐसे क्यों लिखा। ऊपर वाली वैल्यू के गुणा में 1 मान सकते हैं अपन, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। अगर 1 मान सकते हैं तो इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और इतनी चीज को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अलग लिखा है तो 10 की पावर -8 को अलग किया गया है, तो 1 बटा क्या आया, 5 पॉइंट क्या आया, 5 आया, 5.5 आया। जब 5.55 को 1 में भाग दोगे तो हमारे पास में ये उत्तर आएगा 0.18, 0.18 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -9, और 0.18 है ना, इसको 10 से गुणा करोगे तो 0.1 दशमलव क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो 1.8 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9। तरीका छोड़ो, आप कैसे आया, क्यों आया, नहीं आपको जाना है इस पर,
ठीक है, मैंने सॉल्यूशन इसलिए दिया है क्योंकि कल को आकर के पूछे कि सर ये कैसे आया। ठीक है ना, तो ये याद रखना है दोनों का अनुपात आता कितना है, 1.8 इंटू 10 की पावर -9 आता है। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा कि जल में H+ आयन की सांद्रता और जल के अणुओं की संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात कितना आता है। जल में H+ आयन की संख्या अनुपात H2O अणुओं की संख्या का अनुपात कितना आता है, 1.8 इंटू 10 की पावर -9। अगर H+ न दे करके OH- भी दे तो भी इतना आएगा, कितना आएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, चलो, ये थे जल के क्या थे, गुणधर्म। जल के क्या थे, गुणधर्म। ठीक है, ये जल के गुणधर्म आपको याद करने हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा को नहीं, थोड़ा सा सीरियस हो गए बैठना है अपन, और चैप्टर आवे आपनो पीएच। क्या आवे, पीएच। आयनिक साम्य में अगला चैप्टर है कौन सा, पीएच। पीएच को ध्यान से समझना है और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। और हैं क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। चलो कोई ना, देखो आप गुरु आयनिक साम्य की अलग से पढ़ी है क्या, ये डीपीपी कल वाली टीपीपी ये अपने चाहिए पीडीएफ, कोई ना निकालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इनकी कॉपी में देखना, मेरे को देना ये। देखो इधर देखो, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था रासायनिक साम्य, क्या पढ़ा था, रासायनिक साम्य, उसी प्रकार से लिखा जाएगा क्या, आयनिक साम्य लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आयनिक साम्य लिखा जाएगा। देखो अगर ये H2O है, इसको तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा H+ और OH- के अंदर, H+ और OH- के अंदर। बताओ, आपने साम्य स्थिरांक लिखा था ना, साम्य स्थिरांक लिखा था ना, कैसे लिखा था, उत्पाद की सांद्रता को ऊपर लिखा था और क्रियाकारक की सांद्रता को क्या लिखा था, नीचे लिखा था। उसी प्रकार से अपन क्या लिखते हैं, यहां पर साम्य लिखते हैं। ठीक है, और साम्य लिखते हैं तो ये बताओ ऊपर क्या जाएगा, H+ की सांद्रता, और नीचे और क्या लिखा जाएगा, OH- की सांद्रता, और लिखा जाएगा H2O की क्या लिखा जाएगा, सांद्रता। H2O की क्या लिखा जाएगा, सांद्रता लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज दी गई है कि H2O की सांद्रता क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं। क्या मानते हैं, और हम पढ़ के आए हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 55 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। वो स्थिर कर दी है, क्या कर दी है, वो स्थिर कर दी है। स्थिर कर दी है तो इस H2O को कहां पर लेकर के गए अपन, K के पास लेकर के गए। किधर लेकर के गए, K के पास लेकर के गए। देखो इधर हमने लिखा है ये K बराबर
ये लिखा है हमने K बराबर H प्लस आयन की सांद्रता और लिखा है OH माइनस आयन की सांद्रता। ये सामने में पढ़ के आए हो आप? हाँ। और लिखा नीचे हमने H2O की क्या लिखा? अब हमने कहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो सांद्रता होती है H2O की जो सांद्रता होती है वो होती है स्थिर, और स्थिर होती है कितना? 55.5 मोल प्रति क्या होती है? लीटर होती है। ये होता है स्थिर। स्थिर होता है तो इसको हम लेकर गए वहां पर K, और K के कोष्टक में लिख दिया हमने H2O। ये बराबर हो गया क्या? H प्लस और OH माइनस के। क्लियर है? अब देखो इसको एक नाम दिया गया है। किसको? KH2O को एक नाम दे दिया, इसको लिखा गया KW। क्या लिखा गया है? KW लिखा गया है। ठीक है। और KW को कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है। आयनिक गुणनफल कहा जाता है। और हमसे पूछा जाएगा जल का आयनिक गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है H प्लस आयन की सांद्रता के और OH माइनस आयन की सांद्रता के। क्लियर है बात? जल का आयनिक गुणनफल किसके बराबर होता है? H प्लस आयन की सांद्रता के और OH माइनस आयन की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। कितने डिग्री तापमान पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा बताओगे आप? क्या बताओगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल जो होता है वो याद रखना क्या कहलाता है? जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। क्लियर है? समझ गए? चलो अब देखो एक चीज लिखी है कि KW का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर KW का मान क्या होता है? बढ़ता है। KW का मान क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर KW का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। नब्बे डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना होता है बताओ KW? 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12। ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर मोलरता स्क्वायर है ये। ठीक है। M स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मोलरता स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मत कर देना। ठीक है। ताप बढ़ाने पर H2O का वियोजन क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए याद रखना H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता भी क्या होती है? बढ़ती है। अरे देखो इधर देखो, मतलब है कहने का ये कि सबसे पहली लाइन देखो आप जल के बारे में कि जल क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य या प्रबल विद्युत अपघट्य है। पहली लाइन लिखी है। हाँ, पहली लाइन क्या लिखी है? इधर देखो आप, जल एक क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। सबसे पहली लाइन देखोगे आप, जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये देखोगे ना। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कम आयनित होगा। ये कम आयनित होगा, इसलिए तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे KW का मान उतना ज्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ये जल को तोड़ना है, बिना ताप बढ़ाए हुए टूटेगा नहीं। मतलब H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता बनेगी नहीं बनेगी ना। अब हमने इस साम्यक पर तापमान क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो H2O के अंदर क्या होगा? वियोजन होगा H2O का, और क्या बनता जाएगा? H प्लस और OH माइनस क्या होता है? बनता जाएगा। जब इनकी सांद्रता बढ़ेगी तो अगले पेज पर हमने लिखा है कि ये होता है KW। ये क्या होता है? तापमान बढ़ाने पर KW बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगर तापमान घटाओगे
तो वापिस इनसे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसका मतलब इनकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, फलस्वरूप KW भी क्या हो गया, कम हो गया। KW भी क्या हो गया, कम हो गया। अरे समझे क्या, ये आपके पेपर में लिखना हुआ आया हुआ है, आपके एग्जाम में जल के बारे में लिखना हुआ आया हुआ है कि आप जल का KW लिख करके बताओ, मतलब इसमें से पहचानो कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो जल का जो KW होता है वो होता है H+ और OH- की सांद्रता का गुणनफल। अच्छा, हमने यहां पर H2O को नेगलेक्ट क्यों किया, यहां पर H2O को नेगलेक्ट क्यों किया, क्यों, इसकी सांद्रता जो है H2O की सांद्रता वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नियत होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है, 55.5। इसलिए H2O को K के गुणा में लेकर के गए और इसको एक नियत नाम दे दिया, वो क्या दे दिया, KW दे दिया। और KW को अपन क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल, किसका, जल का, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमने एक बात लिखी है कि पानी का ताप बढ़ाने पर pH व pOH दोनों घटती है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। मतलब पानी क्या होता है, उदासीन, पानी क्या होता है, उदासीन, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। pH और pOH पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, वो क्या होगी, घटेगी। अब लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या लिखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन ही तापमान याद रखने आपको, कितना, 0, 25 और 90। इनमें तुलना करके पूछी जाएगी अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है, बाकी नहीं पूछा जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का KW कितना होता है, 10 की पावर -16। KW कितना होता है, 10 की पावर -16। और pH + pOH दोनों का मान कितना होता है, कितना होता है, 16 होता है। और pH बराबर pOH होती है, कितना होता है, 10 की पावर 8 या 8 कह सकते हो आप, कितना कह सकते हो, 8 कह सकते हो, ठीक है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर याद रखना है जल का जो KW होता है वो होता है कितना, 10 की पावर -16। और फिर हमने लिखा है कि इसका pH कितना होता है, pH और pOH दोनों होते हैं, कितने होते हैं बताओ, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसका मतलब pH बराबर pOH ये हो जाएंगे कितना, 8। कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। फिर है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर KW जो है वो क्या होता है, KW 10 की पावर, अब थोड़ा सा अनुमान लगाओ आप, ये तापमान ज्यादा है या कम, और ये क्या है, ये संख्या ज्यादा है या कम, इससे ये ज्यादा है। माइनस की पावर जितनी छोटी होगी वो उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। माइनस की पावर जितनी छोटी होगी वो उतनी, और अगर ऐसे याद ना रहे तो हम एक लाइन पढ़ के आए हैं, तापमान बढ़ाने पर KW क्या होता है, तो 0 से 25 बढ़ा है ना, तापमान बढ़ाया तो KW क्या होगा, बढ़ेगा। 10 की पावर -14 क्या है, बड़ा है। 10 की पावर -16 क्या है, छोटा है। pH + pOH ये दोनों देखो, इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, pH + pOH, ये याद रखना कितना, तो याद रखोगे आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर pH + pOH दोनों कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो फिर pH बराबर pOH बराबर, और 7 होता है क्या, उदासीन। 7 क्या होता है, कमरे के तापमान पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल क्या होता है, प्रकृति बदल गई, बदल गई नहीं बदल गई, प्रकृति बदल गई, लेकिन प्रकृति नहीं बदली, लेकिन pH और OH दोनों क्या हो गए, बदल गए। दोनों क्या हो गए, बदल गए। जल अभी भी उदासीन था और अभी भी क्या है, उदासीन ही रहेगा, ठीक है। फिर याद रखना 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ये तो याद कर लोगे आप, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर KW और क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कितना, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। और याद रखना pH और + pOH दोनों हो जाते हैं कितना, 12, दोनों हो जाते हैं 12। और pH बराबर pOH ये रह जाते हैं कितना,
6। कितना रह जाते हैं? 6। ठीक है, पीएच और पीओएच दोनों बदल जाते हैं, प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृति अभी भी क्या है? ये उदासीन है, अभी भी क्या है? ये उदासीन है। क्लियर है? ठीक है, ये बता सकते हो ना आप। तुलना इनकी याद रखना है आपको। KW याद रखोगे, तुलना याद रखोगे, रूम टेम्परेचर पर सांद्रता याद रखोगे, किसकी? जल की। और जल के अंदर पीएच की H+ की सांद्रता और OH की सांद्रता याद रखोगे। ठीक है, ये था हमारा क्या? जल। क्या था ये? जल, पानी था ये। ठीक है, अब पीएच के नोट्स मिल गए सबको? मिल गए? पीएच के नोट्स मिल गए तो अच्छी बात है। पीएच क्या होता है? देखो इधर देखो, पहले ये देखो, ये क्या है? H+ की सांद्रता, H+ की क्या है? और ये निशान किसका है? माइनस का। इसको कहते हैं लघुगणक या लोग। क्या कहते हैं? लघुगणक या लोग। ठीक है, तो याद रखना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक जो लोग होता है, ऋणात्मक लोग होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? पीएच कहते हैं। पी का मतलब हो गया पावर, मतलब शक्ति, और शक्ति किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की शक्ति क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। लेकिन पीएच को परिभाषित कैसे करोगे? विलयन के अंदर या उस अम्ल के अंदर H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक जो लघुगणक होता है, ऋणात्मक जो लोग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। परिभाषा हमसे कोई नहीं पूछेगा। यहाँ H+ की सांद्रता को क्या किस में लेना है? नॉर्मलता में लेना है। किस में लेना है? नॉर्मलता में लेना है। एक होती है मोलरता और एक होती है नॉर्मलता। इनका डिफरेंस अपन करेंगे कब? जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी करेंगे, है ना। एक होता है पीओएच। पीओएच का मतलब क्या होता है? किसकी शक्ति? OH- आयन की शक्ति, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि OH- आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग को क्या कहा जाता है? POH कहा जाता है। क्या बोला मैंने? OH- आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग को क्या कहा जाता है? POH कहा जाता है। तो पीएच किसे कहा जाता है? H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। तो POH किसे कहा जाता है? OH- आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग या ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है? POH कहा जाता है। क्लियर है? पीएच और POH में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। हम पढ़ के आए हैं, ये पीछे पढ़ के आए हैं ना, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पीएच और पीओएच दोनों बराबर होते हैं कितने? 14 के। कितने? 14 के। अब अगर पीएच क्या है? 0 है, तो पीओएच, पीएच क्या है? 0 है, तो पीओएच कैसे ज्ञात करोगे? हैं? 0 कैसे हो सी? 14 हो सी? हैं? 7 हो सी? हमने ये कह दिया कि ये जो पीएच है ये कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। 14 हो सी? पक्की बात है? पक्की बात है। कौन कौन कहे 14 हो सी? ऊपर हाथ करो। इतन कॉन्फिडेंस है, बाकियन कौन कॉन्फिडेंस? बाकियन कौन कॉन्फिडेंस? ठीक है, अच्छी बात। लेट कॉन्फिडेंस है, तेरे लो कॉन्फिडेंस गिनीजिए कौन। देखो पीएच हमारे पास में क्या है? 0 कर दी हमने। क्या कर दी? और हमें पीओएच क्या करना है? ज्ञात करना है। पीओएच क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो 14 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? इसका मतलब पीओएच किसके बराबर आ जाएगी भाई? 14 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, आइडिया ना सीधा सा। देखो इधर देखो, हमने पढ़ा PH+ में POH दोनों क्या है? दोनों क्या है? 14 के बराबर है। इसको हमने क्या कर दिया? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + POH। 0 का तो कोई महत्व ही नहीं रहा,
नहीं रहा ना, तो पीएच किसके बराबर आ गई 14, पीओएच किसके बराबर आ गई 14 के बराबर आ गई है। ठीक है, यहां पर 1 लेंगे अपन तो पीओएच कितना हो जाएगा, तो 1 उधर चला जाएगा, 14 में से 1 गया, पीओएच कितना आ गया 13 आ गया, पीओएच कितना आ गया 13 आ गया। प्रश्न इसी पे करेंगे। ठीक है, पीएच कितना है 14 है, तो पीओएच कितना होगा 0, 0 होगा ना। देखो इधर पीएच प्लस में पीओएच दोनों कितने हैं 14। अगर हमें यह बोल दिया कि पीएच कितना है 14, तो फिर पीओएच ज्ञात करो आप, तो आप कहोगे पीएच को यहीं पर रखो और ये 14 उधर जाकर के किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 14 में से 14 गए, कितने बच गए 0 बच गए। तो पीओएच किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। बताओ समझ आया। अगर पीएच कितना है 0, पीएच कितना है तो पीओएच किसके बराबर आएगा। अगर पीएच कितना दे दिया 14, तो फिर पीओएच कितना हो जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लेना व्हाइटनर वगैरह लगा करके। और ये क्या है, ये पीएच है। ठीक है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, सोरेनसन ने किया। किसने किया, सोरेनसन ने किया। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, सोरेनसन ने किया। ध्यान दो, पीएच में एक तरफ लिखा होता है कितना 0 और एक तरफ लिखा होता है कितना 14, बीच का मान होता है कितने का, यानी 7 पीएच वाला कोई भी चीज है वो क्या होगी, उदासीन होगी। कोई भी चीज है वो क्या होगी। अगर पीएच घट रहा है, पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब 14 से किधर आ रहे हैं 0 की तरफ आ रहे हैं। तो याद रखना, अगर पीएच अधिक है तो अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, घटेगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 6 तक, कितने तक 6 तक। मैं ये कहूं आपसे कि अगर किसी का पीएच कितना है 1 है तो वो अम्लीय होगा। अगर किसी का पीएच 3 है तो भी अम्लीय होगा। और अगर किसी का पीएच कितना है 6 है तो भी क्या होगा। लेकिन सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, 1 वाला होगा। सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, यानी पीएच बढ़ेगी तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी और पीएच घटेगी तो अम्लीय सामर्थ्यता क्या होगी, बढ़ेगी। इसका अर्थ ये हुआ सर जी कि जो पीएच है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, पीएच जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अम्लीय शक्ति के या अम्लीय सामर्थ्य के। पीएच बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य घटती है और पीएच घटने पर अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है। अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है। समझ गए, आ रहा है क्या समझ, ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक। पीएच कम तो अम्ल की अम्लीय सामर्थ्यता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। एक चीज और याद रखना, हमने एक तो पीएच का क्या कहा है, बढ़ना का है, और एक का पीएच का क्या कहा है, घटने का कहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, पीएच अगर बढ़ेगी, पीएच अगर, तो क्षार की क्षारीयता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षार की क्षारीयता बढ़ेगी, क्षार की क्षारीयता बढ़ेगी, और कम होगी तो इसका मतलब पीएच जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, क्षारीयता के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके। ठीक है, याद रखना है। देखो अब हमें लोग ज्ञात करना सीखना है। क्या ज्ञात करना सीखना है, लोग, पीपल नहीं, लघुगणक। हाँ, लोग अगर लिखा हुआ मिले आपको m × n, क्या हुआ लिखा मिले, ये दो संख्याएं हैं, दो क्या है, संख्याएं हैं। समझ में आ गई बात। तो इसको मानना है एक log m प्लस log n, प्लस में मानना है इसको। गुणा में हो तो किस में बदलना पड़ेगा, प्लस में बदलना पड़ेगा।
अगर ऐसा दे रखा है log m इंटू एन, सॉरी m अपॉन n, तो याद रखना है log m माइनस क्या मानोगे, log n मानोगे। लोग अभी तक आपका ऐसा कोई एग्जाम में प्रश्न आया नहीं है, फिर भी आपको मैं कराऊंगा, समझना है आपको, ठीक है ना। log m माइनस log n। एक होता है log m की पावर कितनी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पावर में क्या दे रखी है, घात दे रखी है ना, इसको आपको लेके आना है आगे। समझ में आ गई बात। तो ये क्या बनेगा, n log क्या बनेगा, m बन जाएगा। n log क्या बन जाएगा, जैसे इधर देखो log 10 की पावर माइनस क्या दे रखा है, 5, 10 की पावर माइनस क्या दे रखा है। इसका मतलब है कि ये माइनस का होता है, यहां पर माइनस का होता है ना, ये 5 किधर आएगा, आगे आएगा। तो माइनस सूत्र का माइनस, और माइनस किसका, 5 खुद संख्या का माइनस, ये क्या बन गया, log क्या बन गया, 10। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये, यानी 5 log क्या बन गया, ये 10 बन गया। 5 log क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, समझ गया ये बात। चलो फिर इसका बताओ आप, माइनस log 10 की पावर माइनस 7 कितना आएगा, 7 log क्या बन जाएगा, 10। 7 log क्या बन जाएगा, ये इस पर आधारित जितने भी अब तक, जब से आपके पेपर शुरू हुए हैं, जेट का पेपर जब से होना शुरू हुआ है, अब तक जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है वो इसी पर आधारित न्यूमेरिकल आ रहा है। समझ गए, इसी पर आधारित क्या आ रहा है, आपका न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, चले आगे, उतारो उतारो लिखो। मैं खुद आऊंगा। आपके पास में टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम चैनल है नहीं, आप कोचिंग का टेलीग्राम चैनल जो मैंने तो ज्वाइन नहीं कर रखा है, गया हुआ है कहीं। आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य दोनों है, आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य दोनों है, दोनों है, दोनों आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य। हाँ, अरे पीएच आयनिक साम्य का ही पार्ट है। देखो इधर रफ कॉपी निकालोगे, सारे रफ कॉपी निकालोगे। इधर देखो, एक प्रश्न पहले कर लेते हैं अपन। 10 की पावर माइनस 3 मोलर, बातें नहीं करनी है, 10 की पावर माइनस 3 मोलर HCl का pH ज्ञात करो। सबसे नॉर्मल प्रश्न है pH का, सबसे नॉर्मल प्रश्न है pH का। अगर आता है तो आप कराओगे, लेकिन इतना सरल पेपर में आएगा नहीं pH ज्ञात करना। ठीक है, हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, pH में थोड़ा सा सीरियस रहना। इसके बाद में एक टॉपिक और आएगा pH के बाद में, विलेयता और विलेयता गुणनफल। pH और विलेयता और विलेयता गुणनफल से लगातार आपके पेपर में प्रश्न आ रहे हैं और अब की बार भी आएगा। ठीक है, अगर आपको 8 नंबर पक्के करने हैं तो एक pH का प्रश्न और एक किसका, विलेयता और विलेयता गुणनफल का प्रश्न 100% 8 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 मोलर HCl का आपको क्या करना है, pH ज्ञात करना है। और आप देखो pH का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, pH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इधर देख ले, बराबर माइनस
log क्या है, यहां पर जो पेड़ में 10 लगा रहे हो एक तो आप यहां पर, ठीक है ना, इसको याद रखना, गुणा और H प्लस की क्या देनी है आपको, सांद्रता, H प्लस की सांद्रता। सांद्रता कौन सी चीज है, सांद्रता है ये जो मोलरता आपको दे रखी है वो क्या है, सांद्रता है। सांद्रता को नॉर्मलता में पढ़ा जाता है, मोलरता में पढ़ा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये क्या है, ये सांद्रता है, कितनी, +3, 10 की पावर -3 होगी सांद्रता, कितनी होगी, 10 की पावर -3। देखो इधर माइनस लोग और ये क्या है 10, और H प्लस की सांद्रता कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। मैंने कहा ये वो चीज आ गई है क्या, अभी आपने पढ़ा था कि लोग है m की पावर कितनी दे रखी है, n दे रखी है, m की पावर कितनी दे रखी है, यानी लोग 10 की पावर कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। इस घात को किधर लेके आओगे आप, आगे, यानी इस पावर को लेके आओगे आप बाहर लेके आओगे तो ये बनेगा -3, और एक सूत्र का माइनस किस में बन जाएगा, +3, माइनस किस में बदल जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा 3 लोग हो जाएगा 10, 3 लोग क्या हो जाएगा, ये एक अलग वैल्यू है और ये एक क्या है, अलग वैल्यू है। अरे लोग 10 इसके पैर में है ना, लघु गणक है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो या नहीं लिखो, ये वाला लिखना जरूरी है जो इसके कोष्टक में है, इसके कोष्टक में है वो वाला लिखना जरूरी है। तो ये क्या बन गया, ये log 10 बन गया, क्या बन गया, ये log 10, और log 10 का मान जो होता है ना वो होता है 1, कितना होता है, 1, समझ में आई बात। अब ये log 10 भी होता है, log 9 भी होता है, log 7 भी होता है, log 6 भी होता है, जिसके अलग अलग मान आपको इसके अंदर दिए गए हैं, मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। याद रखना है इस log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। log 10 का मान 1 रखोगे आप, इसका मतलब 3 गुणा कितना रखोगे, तो pH जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मोलर HCl का pH जो है वो कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करो, लिख लो। हाँ ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, क्वेश्चन लिखो भाई, ले पेन पेन किस ऐसे क्यों कर रहा है, वापिस दे देना मेरे को, ठीक है, हैं, वापिस दे देना, 100 रुपये का पेन है ये, सस्ता नहीं है। हाँ इसको मैं लिखने के काम में नहीं लेता, सिर्फ टांगने के काम में लेता हूँ मैं, ठीक है, हाँ हाँ टांगने, हैंगिंग, यू नो हैंगिंग, हैं, रिफिल चेंज होती है इसकी, 60 रुपए की रिफिल आती है, फिर क्या दिक्कत है, तो लिखो, अरे छोड़ो ना यार, रिफिल छोड़ो, आप पर्सन लिखो, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 मोलर, 10 की पावर -5 मोलर HCl, हाँ HCl का pH ज्ञात करो। चुप रहो, अरे बोलते क्यों आप लोग, मैंने कहा ना नॉर्मल प्रश्न है, ये तो कर जाओगे आप, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा हमारे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की तरफ। उससे पहले ये बात तो हमने पढ़ ली, pH बढ़ाने पर क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है, pH कम करने पर क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। अर्थात pH जो होता है वो अम्लता तो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और क्षारीयता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज अपन पढ़ी है। और देखो इधर, हाँ ये कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग नहीं है, कुछ पीपल नहीं है, ठीक है ना, हाँ लोग, LOG के मान जिन्हें हमें क्या करना है, याद करना है। देखो log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान कितना होता है, log 2 का मान कितना होता है, 0.5,
अब देखो ऐसे याद रखना है आपको, ये आगे वाली संख्या याद नहीं रखनी, आगे वाली संख्या याद है। 2 के बाद कितना आता है, 2 के बाद कितना आता है, मतलब 0 पॉइंट, समझ गए। 3 के बाद कितना आता है, 0 पॉइंट, log 3 का मान कितना होता है, 0 पॉइंट, log 4, हाँ यही तो बात कर रहा हूं ना मैं, चुप रहो आप। log 2, log 3, log 1 का तो मान याद हो जाएगा। 1 का मान होता है 0, 2 का मान होता है 0.3, 3 का मान होता है 0.4, 4 का मान होता है 0.6, log 4 का मान होता है 0.6। क्लियर है बात, ठीक है। log 5 के बाद क्या आता है, और 6 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9 का फिर क्या आएगा, 9 का क्या आएगा, 9। और log 10 का मान कितना होता है, 1। log 10 का मान कितना होता है, पॉइंट वाली वैल्यू आपको याद है नहीं, पॉइंट के बाद में जो वैल्यू है, जैसे ये कह दिया कि 1.04 ना, 1 से ही गुणा करना है। किससे गुणा करना है, log 9 का मान होता है 0.9542 ना, आपको केवल किससे गुणा करना है, 0.9 से गुणा करना है, ठीक है ना। log 8 का मान होता है 0.9 और आगे संख्या दी गई है ना, हमें किससे गुणा करना है, 0.9 से ही गुणा करना है। क्लियर है, बताओ फिर log 0 का मान कितना होता है, 1। log 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 0 होता है। कितना, log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। log 2 का मान कितना होता है, 0 पॉइंट। log 4 का मान कितना होता है, log 4 का मान कितना होता है, 0.6। log 3 का मान कितना होता है, 0 पॉइंट। और log 5 का मान कितना होता है, log 6 का मान और 7 का मान, तो फिर 9 का मान कितना होता है, 0 पॉइंट। और log 10 का मान कितना होता है, लगभग हमारे एग्जाम में आपको वैल्यू पुट करनी आएगी, वो आएगी log कितना, 10, log 10, ठीक है। हाँ याद रख लोगे, रख लोगे ना याद, कठिन नहीं है, नहीं है। क्या कर रखा है ये बीच में यार, कोई ना। अब आप याद रखना है आपको, पहले अपन करेंगे पीएच के क्वेश्चन। पीएच के क्या करेंगे, आपको एक चीज तो दे रखी है, यहां पर 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको तो अपन करेंगे बाद में, लेकिन पहले हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनका लेवल चेक कर लेते हैं। अगर आप सीख जाते हो वो क्वेश्चन करना, तो 100% आपको यहां पर दिए हुए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लगेंगे, आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो रफ कॉपी के अंदर, 100 ml मिलीलीटर, 100 ml 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, मोलर H2SO4 में, H2SO4 में 100 ml, आगे फिर लिखना है 100 ml 0.2 मोलर, हाँ 0.2 मोलर NaOH मिलाया जाए तो प्राप्त परिणामी विलयन होगा ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय, प्राप्त परिणामी विलयन होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय,
ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय, ऑप्शन नंबर 3 उदासीन, और ऑप्शन नंबर 4 अल्प क्षारीय। कौन कौन कह रहा है उदासीन? कैसे? बराबर मात्रा मिला है इसलिए। देखो इधर देखो, इस प्रश्न को करने से पहले 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, विलियन का कोई प्रश्न आ जाए जिसमें आपको पीएच ज्ञात करनी हो, ठीक है ना, अगर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या है? कम है, तो याद रखना वो विलियन होगा क्या? अम्लीय। वो विलियन क्या होगा? अम्लीय। क्लियर है? H प्लस क्या होता है? H प्लस आयन देने वाला क्या होता है? तो जहां पर H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो, तो वो विलियन क्या होगा? अम्लीय होगा। क्लियर है बात? और जहां पर H प्लस आयन की सांद्रता कम है और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या है? ज्यादा है, इसका मतलब वो विलियन होगा कैसा? क्षारीय। उस विलियन का जो भी पीएच आएगा वो क्या आएगा? क्षारीय आएगा। क्लियर है? और अगर H प्लस आयन की सांद्रता बराबर है किसके? विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या है? बराबर है, तो फिर याद रखना वो क्या होगा? उदासीन होगा। वो क्या होगा? उदासीन होगा। कैसे होगा अम्लीय? उदासीन कैसे होगा? बराबर है सांद्रता है। उसकी सांद्रता नहीं देखनी आपको देखनी है विलियन की सांद्रता। किसकी सांद्रता देखनी है? विलियन की सांद्रता देखनी है। ठीक है? अम्ल और क्षार की सांद्रता नहीं देखनी। दोनों को मिलाओगे विलियन बनेगा। उस विलियन की पीएच क्या होगी? तो अम्ल और क्षार को मिलाओगे, अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो पीएच पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा। क्या पीएच उतनी रहेगी? उदासीन होगा, बराबर मात्रा में। सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, सबसे पहला काम ऊपर वाली लाइन में एक तो दिया गया आपको H2SO4, क्या दिया गया? और एक दिया गया HCl दिया गया क्या? NaOH दिया गया। क्या दिया गया? जो पहले दिया गया है उसकी सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, मोल ज्ञात करने हैं, H प्लस आयन की संख्या ज्ञात करनी है, H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। इतने काम आपको H2SO4 में करने पड़ेंगे। NaOH के अंदर आपको NaOH की क्या ज्ञात करनी है? सांद्रता ज्ञात करनी है। OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। OH की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। जिसकी संख्या ज्यादा होगी विलियन में उसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा, प्रभाव उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? जितना सरल आप देख रहे हो ना कि दोनों को बराबर मात्रा में मिला रहे हैं तो उदासीन आएगा ना, नहीं आएगा। ठीक है? हाँ। सबसे पहला काम, प्रश्न में सबसे पहला काम आपको करना है H2SO4 के मोल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? पहला स्टेप रहेगा इसका प्रश्न का हल करने का, स्टेप नंबर 1। और स्टेप जो 1 है वो ये कहता है कि सबसे पहला जो आपको अम्ल दिया गया है उसके आपको मोल ज्ञात करने, H2SO4 के मोल। H2SO4 के मोल आपको क्या ज्ञात करने हैं? अच्छी तरीके से ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं? देखो इधर मोल एक तो आपने वहां पर पढ़ा था। कहां पर? पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। वैसे मोल यहां पर ज्ञात नहीं करने, पहली बात तो ये। ठीक है? यहां पर हमें एक तो दिया गया मोलरता, क्या दिया गया है? और एक दिया गया आयतन मिलीलीटर में। किस में दिया गया है? आयतन मिलीलीटर के अंदर दिया गया है। जब आपको मोलरता दी गई हो और आयतन दिया गया हो तब मोल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा आपका, याद रखना, मोलरता इनटू क्या होगा? आयतन। इनटू क्या होगा? आयतन। पहले समझ लो, बाद में उतार लेना। जब आपको H2SO4 के मोल ज्ञात करने हैं तो मोल ज्ञात करने के लिए आपके पास में प्रश्न में दिया गया मोलरता, प्रश्न में दी गई मोलरता और प्रश्न में दिया गया आयतन,
अगर ये दो चीजें आपके पास में मोलरता है और दूसरी क्या है, आयतन है, तब मोल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होगा मोलरता इनटू आयतन। मोलरता इनटू, बताओ H2SO4 की मोलरता कितनी है? 0.2। H2SO4 की मोलरता है 0.2 इंटू आयतन कितना है, इंटू आयतन कितना है 100 ml। अब याद रखना 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। क्या होता है? 1000 ml। तो फिर 100 ml के अंदर कितने लीटर होंगे? तो आप कहोगे सर इसको अपन 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। याद रखना आयतन हमेशा और हमेशा लीटर में लेना है। आयतन मिलीलीटर में दिया जाएगा, लेना किस में, उसको लीटर में लेना है। समझ में आ गई बात? मोल कैसे ज्ञात करोगे? दी गई सांद्रता मतलब मोलरता इनटू आयतन। आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ मिलेगा, बदलना पड़ेगा उसको किस में, लीटर में बदलना पड़ेगा। पहला काम आपका यही होगा इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए। 2017 या पता नहीं 2015 के अंदर प्रश्न आया हुआ है जेट एग्जाम में। समझ में आ गई बात? ठीक है, 100/1000, 100/1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल होगी। अब याद रखना 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.1। कैसे 0.1 करके देखो, करके देखो, फोन में करके देख लो, मैं छूट देता हूं आपको। मैं करके देख लूं, मैं करके देख लूं। यह है आपके पास में 0.2 और भाग में कितना है 10, 0.02 आएगा। कितना आएगा? 1/10 नहीं, 0.2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 0.2। 0.2 में 10 का भाग दोगे कितना आएगा 0.02। कितना आएगा 0.02। ये आगे किसके मोल, H2SO4 के मोल आगे। किसके मोल आगे? ये H2SO4 के। पहले बताओ ये स्टेप समझ आया क्या? नहीं आया? दूसरों समझाऊं? इन साफ कर दूं साफ? चलो साफ करूं, दोबारा समझियो। ध्यान से सुनना है। जब आपको सांद्रता दी गई हो मोलरता में, किस में दी गई हो, मोलरता में। सांद्रता किस में दी गई हो, मोलरता में दी गई हो। सांद्रता दी गई हो मोलरता के अंदर और आयतन दिया गया हो। क्या दिया गया हो? आयतन दिया जाए, सांद्रता दी जाए, तब याद रखना मोलरता इनटू आयतन, इससे निकलता है मोल। इससे क्या निकलता है? मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में, मोल बराबर आप कहोगे सर मोलरता इनटू आयतन। प्रश्न की पहली लाइन पढ़ो, 0.2 मोलर, 0.2 मोलर H2SO4 के 100 ml में, H2SO4 के 100 ml में। इसका मतलब आयतन किस में है? मिलीलीटर में। आयतन किस में है? मिलीलीटर में। और जब आयतन मिलीलीटर में दिया जाए तो उसको किस में बदलना है? लीटर में। और मैं फिर बता दूं, एग्जामिनर आयतन कभी भी लीटर में नहीं देगा। किस में देगा? मिलीलीटर में देगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो याद रखना है इस मोलरता का मान कितना है? मोलरता का मान है 0.2। कितना है? 0.2। और आयतन कितना है? आयतन है 100 ml। इसको आपको लीटर में बदलना है, तो याद रखना इसको 1000 से क्या दोगे आप? भाग दोगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी? 0.2 के गुणा में है 1, 0.2 के गुणा में है 1। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2 बट्टा कितना आ जाएगा? 10। क्या 0 में 10 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट है ना, पॉइंट रहेगा। क्या 2 में 10 का भाग जाएगा? भाग टूट गया ना, भाग टूट गया। ऊपर से क्या उतारते हैं? 0। क्या उतारते हैं? 0। कितना हो गया? 20। अब भाग चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 दुआ
0.02 मोल आ गया। किसका मोल आ गया? ये H2SO4 का क्या आ गया? मोल आ गया। ठीक है, H2SO4 के क्या आ गए? मोल आ गए। यहां तक कोई दिक्कत? अभी सवाल काफी लंबा है, ठीक है, उत्तर नहीं है अभी। पहले बताओ यहां तक समझ आया क्या? पहला काम है आपका, दिया गया जो अम्ल है उसके मोल निकालना। उसकी क्या निकालना? अब बताओ H2SO4 जब टूटता है, H2SO4 टूटता है, H2SO4 जब टूटेगा तो बताओ किस में टूटेगा? किस में टूटेगा? कितने H+ आयन देगा ये? अरे 2 H+ आयन देगा। कितने कितने H+? 2 H+ प्लस SO4 माइनस की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, बीच बीच में आवाज आ रही है ना, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, मैं पहले बता देता हूं। यहां तक समझ आया? अब मैंने कहा 1 मोल H2SO4 टूटा तब 2 मोल क्या बने? H+ आयन बने। 1 मोल H2SO4 टूटा तब 2 मोल क्या बने? ये तो समझ आ रहा है, इसलिए पहले मोल चैप्टर पढ़ा था हमने, वो समझ में नहीं आया। अब भी समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, नहीं आएगा। अगर तब भी समझ नहीं आया तब भी नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है। H2SO4 का 1 मोल है, जब इसका वियोजन होता है तब याद रखना कितने मोल H+ बनते हैं? 2 मोल। और हमारे पास में H2SO4 है कितना? 0. तो बताओ इसके अंदर H+ आयन की संख्या कितनी होगी? कितने मोल होंगे H+ के? 0.02 मोल को 2 से गुणा कर दोगे, H+ आयन की संख्या आएगी या नहीं आएगी? 1 मोल H2SO4 के वियोजन से 2 H+ आयन बनते हैं, इतना याद रखो आप। 2 मोल क्या बनते हैं? H+ आयन बनते हैं। हमारे पास में प्रश्न में कितने मोल H2SO4 है? 0.02 मोल है, तो इसके वियोजन से कितने H+ आयन बनेंगे? तो आप कहोगे सर यहां से गुणा कर दे अपन किसको? उस संख्या को, 2 को 2 से गुणा कर दोगे इसको, तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0.04 मोल क्या आगे? H+ आयन आगे। H+ क्या आगे? आयन आगे। ठीक है, ये H2SO4 का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब प्रश्न में दूसरा दिया गया क्षार। कौन सा दिया गया है? क्षार, NaOH। NaOH पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? H2SO4 के मोल कितने हैं आपके पास में? 0.02 मोल। हमें पता है कि 1 मोल H2SO4 के वियोजन से 2 मोल H+ आयन बनते हैं। तो फिर बताओ 0.02 मोल H2SO4 के वियोजन से कितने मोल H+ आयन बनेंगे? तो आप कहोगे 2 गुणा 0.02 बराबर कितना आ जाएगा? 0.04। 0.04 मोल क्या बन गए? H+ आयन बन गए। क्लियर है? अब सेम प्रक्रिया करनी है आपको किसके लिए? क्षार के लिए। किसके लिए करनी है? क्षार के लिए। क्षार की नॉर्मलता या मोलरता दी गई है, कितनी दी गई है? तो आप कहोगे मोलरता दी गई है आपको, तो मोल ज्ञात करने का जो क्षार का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा M इंटू क्या रहेगा? V। M इंटू क्या रहेगा? V। मोलरता कितनी है? 0.02 है ना? अरे मोलरता कितनी है? 0.2 है ना क्षार की, NaOH की। मोलरता है 0.2 और आयतन कितना है? 100 ml। आयतन कितना है? 100 ml को गुणा भाग दोगे किससे? 1000 से। उत्तर कितना आएगा? वो ही आएगा कितना? 0.02। 0.02। क्लियर है? ये आ गया NaOH के क्या आगे? मोल। NaOH के क्या आगे? मोल। अब ध्यान दोगे NaOH जब टूटता है तो बनता है Na+ और प्लस OH। कितने OH माइनस बने? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल NaOH का जब विघटन हुआ तो 1 मोल क्या बना? OH माइनस आयन बना। 1 मोल NaOH का विघटन हुआ तब 1 मोल क्या बना?
OH माइनस आयन बना, तो फिर बताओ 0.02 मोल NaOH का विघटन होगा, तो NOH माइनस आयन कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर 1 से क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना आया 0.02, ये क्या आ गया, ये OH माइनस आयन आ गए। OH माइनस आयन के क्या आगे, मोल आगे। अब 1 मोल आपने निकाला कितना, H प्लस का कितना 0.04 मोल, और फिर 1 मोल निकाला आपने किसका, किसका OH माइनस का कितना 0.02 मोल निकाला। बताओ H प्लस के मोल ज्यादा है या OH माइनस के मोल ज्यादा है? H प्लस के मोल ज्यादा है, तो विलयन के अंदर प्रभाव ज्यादा किसका? तो बताओ फिर विलयन कैसा, अम्लीय। विलयन कैसा, अम्लीय। बताओ प्रश्न समझ आया? ये प्रश्न घर जाकर के एक बार वीडियो देखोगे आप, कल इस पर आधारित आगे प्रश्न अपन और करेंगे, ठीक है?